आज हमारा खत्म हो गया है। एक से बच्चा डेरिवेटिव सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट में अगर डिफरेंस बिटवीन की बात करूं तो प्राइमरी मार्केट में कंपनी और इन्वेस्टर दोनों आसपास थे। सेकेंडरी मार्केट में बच्चा दोनों इन्वेस्टर क्या है बच्चा आमने सामने, दैट मीन्स कौन सा मार्केट है, स्टॉक मार्केट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन्होंने बोला चलो स्टॉक मार्केट को समझते हैं, लेकिन क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, एसएलसी हम पढ़े हुए हमें काफी टाइम हो गया है, तो स्टॉक मार्केट हम जानते हैं दो स्टॉक मार्केट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो नेशनल लेवल में काम कर रहे, ठीक है, और भी है। तो स्टॉक मार्केट है क्या, कुछ नहीं, एक मार्केट प्लेस है जहां पे खरीदा और बेचा जा रहा है क्या बच्चा, सिक्योरिटीज को इंश्योर की जा रही है लिक्विडिटी टू देम इन द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, ठीक है। चलिए बच्चा ये डेफिनेशन भी रिपीट है, स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन कहां दे रखी है, सेक्रा। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, इनकॉर्पोरेट और नॉट, बिफोर कॉर्पोरेटाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन। कॉर्पोरेटाइजेशन मतलब क्या था, कंपनी का फॉर्म। डीम्यूचुअलाइजेशन मतलब क्या है, म्यूचुअली जो काम करते थे वो क्या कर रहे बच्चा, डीम्यूचुअल, अलग अलग बाइफरगेट कर दिया था। गवर्निंग बॉडी पढ़ी थी हमने, ट्रेडिंग मेंबर्स, डिसीजन मेकिंग। चल बॉडी कॉर्पोरेट बच्चा, डीम्यूचुअलाइजेशन क्या लिखा है, वेदर दिस स्कीम कॉर्पोरेटाइजेशन, डीम्यूचुअलाइजेशन और अदरवाइज। बच्चा कुछ नहीं, स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन चैप्टर 1 कॉपी पेस्ट, कुछ भी इधर नहीं है, ठीक। चलिए स्टॉक मार्केट जनरल बातें लिखी है जो हम सब जानते हैं। स्टॉक मार्केट क्या है बच्चा, एक सिग्निफिकेंट रोल है, कहाँ रोल है इसका, डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। फैसिलिटी, कौन सी फैसिलिटी देती है, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड, स्मॉल इन्वेस्टर, फिर क्या लिखा है, चैनलाइजिंग देम इनटू वेरियस डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। बच्चे जनरल बातें, जनरल बातों में मैंने कुछ लाइनें बस मार्क कर रखी है, बाकी पूरे पॉइंट जो मैंने छोड़ रखे हैं वो सब क्या है, जनरल जनरल बातें, स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे काम करता है, ये सारी बातें, इससे क्या होने वाले फायदे। बच्चा यहाँ पे इंडस्ट्री ग्रोथ की बात हो रखी है, प्राइवेट सेक्टर, स्टॉक मार्केट ऑल टुगेदर क्या है, प्राइवेट सेक्टर है कि पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है। ये एक प्राइवेट सेक्टर है जो कि हेल्प करता है किसको, गवर्नमेंट को, किसमें, इंटरनल रिसोर्स, हमारे गवर्नमेंट हमारी इंडिया को डेवलप करने में बच्चा स्टॉक मार्केट का अपने आप में एक अच्छा खासा रोल है। जनरल बातें, अब सारी चीजें खुद से रीड करना, जनरल जनरल बातें, सीधा आएंगे स्टॉक मार्केट का रोल, अभी भी उन्होंने यही बताया था इंट्रोडक्शन में। अब बस क्या बता रहे हैं, पॉइंट वाइज। एग्जाम में अगर आ गया कि भैया स्टॉक मार्केट का रोल बताइए, बच्चा हेडिंग से ही समझो क्या लिखा है, स्टॉक मार्केट एक्ट एज द कंटिन्यूअस मार्केट फॉर द सिक्योरिटी, कैन इन्वेस्ट, एनी रिस्क एग्जिस्ट, री एंटर, आना है कभी भी आओ, जाना है कभी भी जाओ, ये कंटिन्यूअसली काम करता रहता है। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्टॉक मार्केट, सिक्योरिटीज की इवैल्यूएशन कर सकते हैं। क्या करता है ये, सेविंग्स को मोबिलाइज, इधर से उधर शिफ्ट करता है। अनेबल क्या लिखा है, हेल्दी स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन मतलब क्या होता है, सट्टा, लेकिन ये एक तरीके से लीगल सट्टा है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं भैया हेल्दी हेल्दी तरीके से करवाता है जिसमें हमारा सेबी एंटर हो जाता है, ठीक है। प्रोटेक्ट किया जाता है इसमें इन्वेस्टर्स को, क्या लिखा है, इंश्योर क्या लिखा है बच्चा, लिक्विडिटी, देन क्या लिखा है, एक्ट एज अ, क्या होता है बैरोमीटर, एक इंस्ट्रूमेंट टू मेजर इकोनॉमी का कितना ग्रोथ हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, बस यही लिखा है, कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज मेजर। चलिए एक्सरसाइज करता है क्या, विजिलेंस बोले तो प्रिकॉशंस, ये क्या बोल रहा है भैया, कंट्रोल ऑन दी कंपनीज। एक्चुअल में ये प्रिकॉशंस लेता है, सावधानियां बरतता है, ताकि हमारी कंपनीज में क्या किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। और किसको अट्रैक्ट करता है, फॉरेन कैपिटल को भी, बाहर के इन्वेस्टर्स आके यहाँ पैसा लगाएंगे, तो हमारे देश में अगर पैसा लगेगा तो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी तो डेवलप होगी। ये जनरल जनरल बातें हैं, लेकिन जहाँ जनरल बातें पूछी जाती है यहाँ टाइम टाइम फिक्स हो जाते हैं हम, है ना, तो प्लीज जनरल बातों को याद तो रखना पड़ेगा। स्टॉक एक्सचेंज इंश्योर करता है क्या, सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड फेयर डीलिंग, सही तरीके से डीलों से ट्रांसपेरेंसी रखा जाता है, लिस्टिंग अग्रीमेंट करवाए जाते हैं। रेगुलेट करता है पूरे के पूरे कंपनी का मैनेजमेंट, कि भैया कंपनी को कैसे चलाना है, कंपनी में हमारे जो ओनर इन्वेस्टर्स उनका पैसा जो लगा है कहाँ कैसे लगना चाहिए, जो बोल रहे हो जहां लगना चाहिए वहीं सच में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यही सारी रूल्स रेगुलेशन तो पढ़े अपन ने, ठीक है। चलो फाइनली यहाँ पे ओवर। अब इन्होंने बोल दिया स्टॉक मार्केट, चलो इंडिया का समझते हैं,
इंडिया के स्टॉक मार्केट में बच्चा दो नेशनल लेवल में काम करते हैं, कौन है? बॉम्बे और नेशनल। जनरल बातें ही बोल रखी है, बॉम्बे और एक नेशनल, पूरा नाम दे रखा है। बच्चा हिस्ट्री थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन दिया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब एग्जिस्टेंस में आया? 1875। देश आजाद हो गया था? नहीं हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कब? 1992। देश आजाद हो गया था? हो गया था बच्चा। लेकिन ट्रेडिंग इसने चालू कब की? 1994। बनकर तैयार हो गया था कब बच्चा? 92 में। काम करने में थोड़ा सा टाइम लगा, ट्रेडिंग चालू करने में 2 साल लगे। However, बोथ, चाहे वो बॉम्बे हो चाहे वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, इनका ट्रेडिंग मैकेनिज्म, ट्रेडिंग करने का तरीका सेम है। ट्रेडिंग आवर्स, सेटलमेंट प्रोसेस एक्सेट्रा, ऑलमोस्ट बच्चा 90% चीजें क्या है? सेम है। क्या बात समझ में आ रही है? जनरल बातें थी अभी तक, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। तो पूरा का पूरा कंक्लूजन बोलूं, अभी हम समझ रहे हैं सेकेंडरी मार्केट का बैकग्राउंड, जिसमें उन्होंने बोला कुछ नहीं, हम पूरी की पूरी चीजें जो भी बात करें वो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करे हैं, दो बॉम्बे और नेशनल, इनकी बात करेंगे। चलिए, सबसे पहला उन्होंने बोल दिया ट्रेडिंग मैकेनिज्म। चलिए स्टार्ट करते। ट्रेडिंग मैकेनिज्म के T+2 समझते हैं? क्या होता है बताओ? ट्रेडिंग डे और प्लस 2 दिन, ठीक है। ट्रेडिंग मैकेनिज्म, ट्रेडिंग इन सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, स्क्रीन बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन एक स्क्रीन बेस्ड प्लेटफॉर्म है। बच्चा ये स्क्रीन कौन प्रोवाइड करता है? एक्सचेंज, मतलब बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। करेंटली इक्विटी शेयर का अगर सेटलमेंट करना है तो किस कॉन्सेप्ट में होता है? T+2 कॉन्सेप्ट। टी मीन्स ट्रेडिंग डे बोलो या फिर ट्रांजैक्शन डे, एक ही बात है, टी को रिप्रेजेंट करता है। एनी शेयर्स ट्रेड जो किया जा रहा है स्टॉक एक्सचेंज में आर सेटल करने वाले एक कॉर्पोरेशन है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, जिसका काम क्या था? क्लियर करना। सेलर के अकाउंट से बायर के अकाउंट में शेयर्स में शिफ्ट करो और पैसा उसमें, है ना, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। क्लियरिंग हाउस भी पढ़ा था हमने अंडर डिपार्टमेंट, और अलग से एक कंपनी बना दी, ज्यादा काम होते तो वेरी। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम है, बाकी 2 दिन में सेटलमेंट करो, तो बस T+2। ट्रेडिंग मैकेनिज्म समझ में आया? ये सब हाँ, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट T+1 भी हो गया, लेकिन अभी आपको थोड़ी सी नॉलेज कम है। T+1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, तो हर ट्रांजेक्शन के लिए चीजें अलग अलग डिसाइड है। तो अभी जनरल रूल T+2, T1 भी है, 3, 4, 5, 6 भी है। प्रोफेशनल तक आते आते समझ जाओगे किस ट्रांजेक्शन के लिए कितना कितना ड्यूरेशन है, तो सबके लिए ड्यूरेशन थोड़े से अलग अलग है, लेवल्स के हिसाब से होता है, ठीक है। तो जनरल रूल क्या होता है? T+2। अब पूरी की पूरी इधर उधर की जनरल बातें हैं, स्किप। अब आपको एक हेडिंग दिख रही होगी, हेडिंग क्या है बच्चा? यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ोगे। पहला वाला कॉन्सेप्ट तो पुराना ही है, लिस्टेड सिक्योरिटीज, आप समझते हो बच्चा। हम कंपनी हमेशा बोलते हैं लिस्टेड कंपनी, लेकिन एक बात बताओ, कंपनी कंपनी लिस्ट होती है क्या? हमेशा उसके सिक्योरिटीज लिस्ट होते। आईटेक्स कंपनी ने एक बार आईपीओ लाया और वो लिस्ट हो गई, तो मैं लिस्टेड कंपनी हो गई, मतलब मेरी कंपनी लिस्टेड हो गई। लेकिन जब जब मैं शेयर्स लेकर आऊंगी तब तक मुझे क्या करना पड़ेगा? शेयर को लिस्ट करना होगा। जैसे भी हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा, ग्रीन शू ऑप्शन पढ़ा, अगर प्रमोटर के हमने शेयर्स वापस नहीं किए थे एजेंट ने, तो क्या किया था? नए शेयर प्रिंट करवाए थे और उसे भी बाद में लिस्ट करवाए। मान लो बच्चा हमने एक ESOP का कॉन्सेप्ट पढ़ा, एम्प्लॉइज को शेयर प्रिंट करके दिए, तो क्या उसे भी करवाना है लिस्ट? मतलब जितने प्रोडक्ट आप लाओगे, जितने शेयर्स आप नए नए इशू करते जाओगे, तो आपका काम है कि आपको उन नए शेयर्स को क्या करवाना है? लिस्ट। लिस्ट करने से इन्वेस्टर्स को क्या आसानी हो जाती है कि मार्केट में कल को उसके बेच कर निकलना हो तो लिक्विडिटी इश्यूज ना हो, यही एक फायदा होता है। क्या ये बात समझ आ रही है? चलिए, तो लिस्टेड सिक्योरिटीज मतलब वो सारी की सारी सिक्योरिटीज जो स्टॉक एक्सचेंज में क्या है बच्चा? लिस्ट है, यही समझते हैं। आओ, सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी विच हैव साइंड, जिस कंपनी ने लिस्टिंग अग्रीमेंट। लिस्टिंग अग्रीमेंट पुराना नाम है, तो नया नाम क्या है इसका? सेबी के LODR। जिस कंपनी ने लिस्टिंग अग्रीमेंट क्या कर रखा है? साइन विद द स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेडेड, उन सारी की सारी सिक्योरिटीज जो उनके पास है, कंपलसरी उसे लिस्ट कराना होता है, जिसे हम बोलते हैं लिस्टेड सिक्योरिटी इन दैट एक्सचेंज। ये कॉन्सेप्ट पहले से ही जानते हो। अब एक फ्रेश टॉपिक आप समझने वाले हो। हेडिंग क्या लिखी है? समझना आप कॉन्सेप्ट को। मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हमारी आईटेक्स कॉमर्स क्लासेस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या मैं एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सकती हूँ? मर्जी है ना मेरी।
बस मुझे फॉर्मेलिटी ज्यादा करनी पड़ेगी, 2 जगह इंफॉर्मेशन, फीस पे करनी पड़ेगी 2 जगह। क्या बात समझ में आ रही है? मैं चाहूँ तो एक में भी रह सकती हूँ। मैंने कहा मैं बस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या रहूंगी बच्चा, लिस्ट रहूंगी। मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में नहीं, लेकिन मैं टेम्परेरी पीरियड के लिए होना चाहती हूँ। समझना समझना समझना। मैं कहाँ लिस्ट हूँ? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हूँ, लेकिन टेम्परेरी पीरियड के लिए मैं फैसिलिटी देना चाहती हूँ। मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी कुछ टाइम के लिए अपने शेयर्स को क्या करना चाहती हूँ, लिस्ट। परमानेंट नहीं। अगर मैं परमानेंट रहूंगी तो मतलब कि मैं 2 जगह लिस्ट हूँ, पूरी फॉर्मेलिटी साल भर करते रहूंगी। लेकिन अगर मैं थोड़े ड्यूरेशन के लिए लिस्ट हूँ, दैट मीन्स मुझे थोड़े टाइम के लिए फीस पे करनी है और थोड़े टाइम के लिए क्या करना है बच्चा, लिस्टिंग रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना है। क्या टेम्परेरी बेसिस के लिए भी हो सकता है? हाँ बेटा। तो ऐसी अगर मैंने कुछ अपनी शेयर्स को बच्चा, इट इज जस्ट लाइक का मैं अमेजोन में भी अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहती हूँ बच्चा, फ्लिपकार्ट में। मेरा प्रोडक्ट पूरे साल भर अमेजोन में मिलता है, फ्लिपकार्ट के लिए मैंने कुछ ड्यूरेशन के लिए 1 महीने 2 महीने के लिए मैंने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा भीड़ आए और मेरे शेयर्स खरीद ले। क्या बात समझ में आ रही है? परमिटेड सिक्योरिटीज, हमारी आईटेक्स कॉमर्स क्लासेस ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से मांगी परमिशन। हमारे आईटेक कॉमर्स क्लासेस कंपनी ने किससे मांगी परमिशन? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से, कि हम ऑलरेडी लिस्ट तो कहाँ है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वहां तो हम ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम आपके भी स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को थोड़े टाइम के लिए लिस्ट कर ले, ताकि उसे हम बेच सके। तो उन सिक्योरिटीज को क्या बोला जाएगा जिसमें परमिशन मिल गई? परमिटेड सिक्योरिटीज। आओ एक बार रीड करें। टू फैसिलिटी द मार्केट पार्टिसिपेंट, हम अपने मार्केट पार्टिसिपेंट को बढ़ाना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स को बढ़ाना चाहते हैं। टू ट्रेड इन द सिक्योरिटी ऑफ सच कंपनी विच आर एक्टिवली ट्रेडेड एट अदर स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक्टिवली ट्रेड कर रही हूं इन इंडिया, बट नॉट लिस्टेड ऑन दी एक्सचेंज। इन्होंने बोला अदर स्टॉक एक्सचेंज में आप एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन मैं लिस्ट नहीं हूं उस स्टॉक एक्सचेंज में जिसमें मैं परमिशन लेने जा रही हूं। सच बहुत खिचड़ी पका दी, रुक जाओ। चलो, ट्रेडिंग इन सच सिक्योरिटीज फैसिलिटेड, ट्रेडिंग करना मैंने अलाउ करवा दिया। पूछा मैंने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज चाहे तो ना भी बोल सकता है ना, उसकी मर्जी। हाँ बोल दिया तो अलाउ कर दिया। तो परमिटेड सिक्योरिटीज प्रोवाइडेड दीज मीट द रिलेवेंट नॉर्म्स स्पेसिफाइड। बस स्टॉक एक्सचेंज जो टर्म्स एंड कंडीशन बोलेगा उसे फुलफिल करना है। वो फीस बोलेगा, कुछ फॉर्मेलिटीज, कुछ ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगा। अगर ये सब करने के बाद वो मुझे अलाउ कर देता है तो इन सिक्योरिटीज को हम क्या बोलेंगे? परमिटेड। लिस्टेड समझ में आया? जहां ऑलरेडी परमानेंट लिस्ट हो वहां जो शेयर्स लिस्ट हो रहे। परमिटेड क्या है? किसी और में लिस्ट है, लेकिन दूसरे स्टॉक एक्सचेंज में भी चाहते हैं ट्रेडिंग हो जाए, लेकिन ये टेम्परेरी पीरियड के लिए। तो दैट सिक्योरिटीज इज परमिटेड सिक्योरिटीज। बात समझ में आई? लेकिन जितनी बड़ी कंपनीज होती हैं वो सोचते हैं कि भैया हम दोनों में ही लिस्ट रहे तो ज्यादा बेटर है। क्या बात समझ में आई? पक्का? तो ये था नया कॉन्सेप्ट परमिटेड सिक्योरिटी। क्लियर है? इन मार्केट पार्टिसिपेंट की अगर मैं बात करूं तो ये सारे पार्टिसिपेंट को आप जानते हो। सबसे पहला क्या लिखा उन्होंने? ब्रॉडर वर्ड दे दिया, मार्केट इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट की पूरी लिस्ट है, 16 चैप्टर में अपन होमवर्क में भी देखते जा रहे हो, बहुत सारी चीजें हमने फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ी है। इन्होंने बोले सारे के सारे इंटरमीडिएट क्या करते हैं बच्चा? सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। ये एक तरीके से इंटीग्रल, इंटीग्रल बोले तो इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? पूरे फाइनेंशियल सिस्टम का। अब फाइनेंशियल सिस्टम हमने समझा था चैप्टर की स्टार्टिंग में, फाइनेंशियल मार्केट, प्रोडक्ट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इन सब में इंटरमीडिएट्स का बहुत बच्चा क्या है? इंपॉर्टेंट काम है। इनके बिना तो काम कुछ हो ही नहीं सकता। सेबी ने डिफाइन कर रखा है हर इंटरमीडिएट्स के रोल, वही रूल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप चैप्टर 16 में देखते जा रहे हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता के रखे, उन्होंने नेटवर्क वगैरह बता के रखी है। ग्रांटिंग रजिस्ट्रेशन साफ साफ बोल रखा है, अगर उनको ये सारे काम करना है तो उनको कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन सेबी के पास जाकर करवाना है। ये सारी चीजें पढ़ी। अब इन्होंने कहा चलो समझते हैं इनका ऑब्जेक्ट क्या है। जनरल जनरल बातें। पहली बात क्या लिखी है? ये स्मूथिंग करवाते हमारे काम में, नहीं तो हम फंस जाएंगे जगह जगह। स्टैब्लिश करवाते लिंक बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड यूजर्स ऑफ द फंड, हम पैसा लगा रहे हैं और जो उस पैसे को यूज कर रहा है। नेक्स्ट, कॉर्पोरेशन एंड जो गवर्नमेंट है, नॉट डू नॉट मेक बच्चा, डोंट मार्केट देयर सिक्योरिटीज डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर। तो दे हायर, इन मार्केट इंटरमीडिएट्स को हायर किया जाता है, भैया हेल्प करो हमारे तक पैसे पहुंचाइए। ठीक है। इन्वेस्टर पर्टिकुलरली क्या लिखा है? स्मॉल इन्वेस्टर्स की बात हो रही है।
find it difficult to make direct investment, तो small investors desire to invest, market हेल्प करते हैं। बच्चा मुझे अगर पैसा लगाना है तो मैं तो ब्रोकर की हेल्प से पैसा नहीं लगा पाऊंगी। आप जितने सारे एप्स वगैरह देख रहे हो, ग्रो एप्स, ये सब क्या है बच्चा, सब बीच के मीडिएटर से इंटरमीडिएट ब्रोकर्स है। क्या बात समझ में आ रही है? तो इनके बिना स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टर भी काम नहीं कर सकता। स्मॉल बड़े सबको इन इंटरमीडिएट्स की जरूरत है। जनरल पॉइंट्स है, in order to operate in the secondary market the investor transact through the share brokers। बच्चा provide important infrastructure service both primary और secondary market। तो प्राइमरी मार्केट के लिए भी इंटरमीडिएट जरूरी है और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के लिए बच्चा मर्चेंट बैंकर आया, इंटरमीडिएट था। मर्चेंट बैंकर अकेला काम कर रहा था क्या? उसकी भी एक टीम थी पूरी की पूरी, सिंडिकेट मेंबर्स, रनर्स, बुक रनर्स, ये सब क्या है बच्चा, सबके सब इंटरमीडिएट, चाहे प्राइमरी मार्केट हो चाहे सेकेंडरी, इंटरमीडिएट की जरूरत है। ये सारे नाम अगर देखोगे ये सब क्या है, इंटरमीडिएट के नाम। इन्होंने कहा एक एक नाम यहाँ पे नहीं समझाएंगे, कहाँ समझाएंगे? चैप्टर 16 में। अब कुछ जनरल बातें समझाइए। स्टॉक एक्सचेंज समझते हो? अभी तो बड़ा, स्टॉक एक्सचेंज ऑफर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, बायर और सेलर कैरी आउट दी ट्रांजैक्शन। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज, खत्म। डिपॉजिटरीज पढ़ा है 3rd चैप्टर। क्या काम है इसका, काम बताओ? इलेक्ट्रॉनिक, वेरी गुड, डीमैट है ना, पूरा का पूरा। एक्चुअली बच्चा इसका बहुत बड़ा रोल है, सारी चीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लाने वाला ये हमारा डिपॉजिटरी है। इंडिया में 2 डिपॉजिटरी है, डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशंस होल्ड करते हैं सिक्योरिटीज को। अब सिक्योरिटीज के एग्जांपल दिए बच्चा, इनको जानते हो? ये शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इन सबको जानते हैं। ये सारे फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसके पीछे कौन है? हमारा डिपॉजिटरी। जनरल बातें। चलिए, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होता है? एजेंट किसका? डिपॉजिटरी का। वेरी गुड, ओपनिंग डीमैट अकाउंट। तो एक्चुअल में हम डायरेक्ट एनएसडीएल से कांटेक्ट नहीं करते डीमैट अकाउंट के लिए, डीपी, और डीपी डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरी के पास खुलवाता है। डन। जनरल बातें लिखी हैं, क्या लिखा है? डीपी एक एजेंट है डिपॉजिटरी का। इन्वेस्टर लेवल अकाउंट हेल्ड मेंटेन बाय डीपी, हमसे भैया डीपी ही कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। कंपनी लेवल अकाउंट्स हेल्ड मेंटेन बाय डिपॉजिटरी, कंपनी से कांटेक्ट डिपॉजिटरी कर रहा होगा और इन्वेस्टर से कांटेक्ट डीपी कर रहा होगा, ताकि पैसे वहां तक पहुंचा सके। सेबी की अप्रूवल लेनी पड़ती है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, आर अपॉइंटेड बाय द डिपॉजिटरी। बच्चा इन्वेस्टर कैन ओपन डीमैट अकाउंट रजिस्टर्ड डीपी के पास, हम वहां पे जाकर खुलवाते हैं बच्चा। डीमैट अकाउंट इज एसेंशियल, क्या लिखा है? नो स्टॉक खरीदना बेचना विदाउट डीमैट अकाउंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैन नॉट विदाउट, जनरल बातें हैं, मैंडेट बाय सेबी फॉर ट्रांजैक्शन लिस्टेड कंपनी सिक्योर। साफ साफ सेबी ने क्या बोल रखा है? मैंडेटरी आपको डीमैट अकाउंट खुलाना पड़ेगा, उसके बिना आप शेयर्स में डीलिंग नहीं कर सकते। जनरल बातें। क्योंकि हमने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया है तो बच्चा ये अभी हमें चिल्ला, ये अभी बैकग्राउंड समझा रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? थोड़ा सा ध्यान देना बच्चा, फर्स्ट चैप्टर हमने सेक्रा पढ़ा था, स्टॉक एक्सचेंज था, वेरी गुड। उसमें ट्रेडिंग मेंबर था, कौन था ट्रेडिंग? गवर्निंग बॉडी, डिसीजन मेकिंग वाले और ट्रेडिंग मेंबर, वो बस ट्रेडिंग करवाते, डिसीजन लेते, वो बिजनेस ला रहे थे, क्लाइंट को खींच खींच के कि भैया आओ धंधा करो ताकि रोलिंग हो सके। तो ट्रेडिंग मेंबर और स्टॉक ब्रोकर एक ही है, ट्रेडिंग मेंबर और स्टॉक ब्रोकर एक ही है। अब हेडिंग में आओ, ट्रेडिंग मेंबर और स्टॉक ब्रोकर एक ही है, और फिर दूसरा कौन है? सब ब्रोकर। नाम से ही समझो, अगर मैं कह रही हूँ स्टॉक ब्रोकर है, वेरी गुड, इसके नीचे सब ब्रोकर हो गया, ठीक है, क्लियर है बच्चा? तो ये ऊपर वाली पोजीशन के लोग हो गए और ये इसके नीचे वाली पोजीशन। चलिए, काम क्या है? काम पढ़ते हैं, ये काम भी सब जाने पहचाने है बच्चा। ये रजिस्टर्ड मेंबर होते कहाँ? स्टॉक एक्सचेंज के। हु असिस्ट, किसको असिस्ट करते हैं? इन्वेस्टर्स को, बाय एंड सेल सिक्योरिटीज। ये ट्रेडिंग मेंबर इंसान भी हो सकता है, सोल प्रोप्राइटर इंसान, पार्टनरशिप फर्म या कोई कंपनी, ठीक है। चलिए, जो भी प्रिस्क्राइब रिक्वायरमेंट होगी जो दे रखा है, और प्रिस्क्राइब रिक्वायरमेंट चैप्टर 16 में ही है,
आप उसमें भी ये सारे वर्ड्स पढ़ोगे, ठीक है। फिर क्या लिखा है बच्चा, सब ब्रोकर। सब ब्रोकर एक एंटिटी है हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि ये कहाँ पे है, किसके अंडर में है, वेरी गुड, स्टॉक ब्रोकर ब्रोकर और ट्रेडिंग मेंबर के अंडर में, बट हु एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेडिंग मेंबर, स्टॉक ब्रोकर एज एन एजेंट असिस्ट द इन्वेस्टर। दिखने में आपको लग रहा है स्टॉक ब्रोकर कर रहा है, लेकिन स्टॉक ब्रोकर सब ब्रोकर से इन्वेस्टर की हेल्प कर रहा है। बात समझ में आई? चलो फिर क्या लिखा है, सब ब्रोकर असिस्ट इंक्रीजिंग द रीच ऑफ ब्रोकर्स टू लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स। तो पूरी इंडिया में अगर फैलाव है तो बच्चा एक्चुअल में हमारी डीलिंग सब ब्रोकर से होती है। हम डायरेक्ट स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर से हम डील नहीं करते, हम सब ब्रोकर। जो भी आप शेयर खा ये सारी चीजें सुनते हो समझते हो, तो ये सब क्या होते हैं बच्चा, ब्रोकर, सब ब्रोकर, फिर उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी डीलिंग्स होती है। अभी आप बस जनरल ऊपर से पढ़ रहे हो इनके कॉन्सेप्ट, लेकिन आपको लगता है क्या ये लोग पूरे इंडिया में एक ही बंदा काम कर सकता है, एक दो नहीं, तो बहुत सारे लेवल्स होते हैं, लेयर्स होती हैं, ठीक है। चल ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो ओनली थ्रू हमारा जो ट्रेडिंग होगा वो ट्रेडिंग टर्मिनल, जैसे बोलते हैं ना नेशनल लेवल का ट्रेडिंग टर्मिनल है किसका, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का, ठीक है। ये सारे काम कहाँ है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। सेबी रजिस्टर्ड टू अ ब्रोकर एज अप्रूव्ड बेस अवेलेबिलिटी ऑफ द एडुकेट ऑफिस स्पेस। इन्होंने कहा भैया ऐसे हर कोई ब्रोकर नहीं बनता है। जब वो रजिस्ट्रेशन करवाने आता है सेबी के पास, तो सेबी चेक करता है कि आपके पास ऑफिस स्पेस है कि नहीं, बच्चा आपके पास इक्विपमेंट है, मैन पावर है, एक्सपीरियंस है कि सिक्योरिटी की ट्रेडिंग करवा सकोगे, ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो भेजता है तो अप्रूव किया जाता है। ब्रोकर कमीशन लेगा, उस कमीशन को क्या बोलते हैं, ब्रोकरेज, लेकिन एक लिमिट है। याद करो स्टार्टिंग के हमने चैप्टर्स में पढ़ा था, ब्रोकर अगर ब्रोकरेज कुछ ज्यादा ले लेता था तो पेनल्टी लगती थी, ऐसा पढ़ा था, पेनल्टी पढ़ी थी हमने, वेरी गुड, 3 टाइम्स करके पेनल्टी थी, है ना। मतलब कि एक लिमिट होगी। इन्होंने कहा मैक्सिमम ब्रोकरेज चार्जेस टू कस्टमर इज फिक्स्ड बाय इंडिविजुअल। स्टॉक एक्सचेंज ने एक ब्रोकरेज की लिमिट दे दी है मैक्सिमम, उससे ज्यादा मत लेना। अगर इस नालायक ब्रोकर ने क्या किया, उससे ज्यादा अगर ले लिया तो पेनल्टी हमने वहां पड़ी थी। तो इन शॉर्ट ये बस क्या बोल रहे हैं, ब्रोकर रजिस्टर्ड होते हैं, कमीशन ले सकते हैं, मना ही नहीं है, लेकिन एक लिमिट तक, वो लिमिट स्टॉक एक्सचेंज ने डिसाइड कर रखी है। सेवरल ब्रोकर ऑफर, बहुत सारे ब्रोकर ये सारी फैसिलिटी दे सकते हैं, रिसर्च की, एनालिसिस की, एडवाइस अबाउट दी सिक्योरिटीज टू बाय एंड सेल टू द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को ये सारी फैसिलिटी भी दी जाती है। जनरल बातें लिखी, किस किस की, हम रिसर्च करके देंगे किसमें पैसा लगाना चाहिए, एनालिसिस, एडवाइस करेंगे, समझ में आया। जनरल बातें हैं। कौन होता है कस्टोडियन, सिक्योरिटीज को अपनी कस्टडी में सेफली रखता है, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। कस्टोडियन एक बॉडी है जो अकाउंटेबल है किस चीज के लिए, होल्डिंग के लिए। ये सारे टर्म्स पढ़े, अभी तक कुछ भी नया नहीं सीखा, एक चीज नहीं सीखी, वो भी क्या, परमिटेड सिक्योरिटी, बाकी सब पढ़ी हुई चीजें। अकाउंटेबिलिटी ऑफ क्या बच्चा, होल्डिंग फंड्स हो गया और सिक्योरिटीज, पैसा भी तो रखता था संभाल कर, ठीक है। चलिए जैसे कि उन्होंने बोल दिया कस्टोडियन कौन हो सकते हैं, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, ठीक है। कीप रिकॉर्ड ऑफ द कॉर्पोरेट एक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट और एड, ये सारी फैसिलिटी देता है। कस्टोडियन क्या क्या देता है, मेंटेन करता है क्या, क्लाइंट के सिक्योरिटीज और फंड, कलेक्ट करता है सारे के सारे बेनिफिट्स, राइट्स, कीपिंग द क्लाइंट इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्शन टेकन, या फिर जो भी पोर्टफोलियो में टेकन लिया जा रहा है। तो इन शॉर्ट कुछ नहीं, कस्टोडियन एक बॉडी है जो अपने पास सेफली दो चीज रखती है, पैसा भी और सिक्योरिटीज भी। पहला पॉइंट क्या बोलता है, क्या फैसिलिटी दे रहा है, वही पैसा और फंड। दूसरे में क्या बोल रहे हैं, बेनिफिट मिल रहे, फॉर एग्जांपल बच्चा सिक्योरिटीज रखे तो डिविडेंड भी मिल रहे होंगे, तो ये तक रखेगा हमारे पास, हम तक पहुंचाएगा। और कीपिंग दी, क्या लिखा है, क्लाइंट इन्फॉर्म्ड, कोई भी एक्शन टेकन लिया जा रहा है उनको इन्फॉर्मेशन देता जाएगा, ठीक है, दैट्स इट। हाँ नेक्स्ट टॉपिक बताओ क्या लिखा है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, पूरा अच्छे से पढ़ चुके बच्चा। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर। मेन काम क्या है ये बता दो, मेन काम सेटलमेंट करवाना, जिसको शेयर्स चाहिए उस तक शेयर्स पहुंचाना, जिसको पैसा चाहिए उस तक पैसा पहुंचाना। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ना चीजें क्लियर करता है,
इन द सिक्योरिटी मार्केट डिलीवरी, है ना, डिलीवर करता है फंड्स और सिक्योरिटी। ये एक एजेंसी होता है जो एक तरीके से लीगल काउंटर पार्टी टू ऑल दी ट्रेड्स, गारंटी की सेटलमेंट अच्छे से कर देंगे, चाहे वो शेयर्स का चाहे वो पैसे का। बच्चा जनरल, जनरल मीनिंग समझते क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का, दैट्स इट। कौन होता है मर्चेंट बैंकर? सारी चीजें करता है ना। एक बंदे को नॉर्मली इंसान को समझाने चाह रहे हो, सारी चीजें करता है किस रिगार्ड में? कंपनी को अगर मार्केट से पैसा उठाना है या अपने शेयर्स वापस लेने, इससे रिलेटेड जो भी काम है वो सब पूरा, प्राइसिंग राइजिंग सब। तो मर्चेंट बैंकर एक रजिस्टर्ड सेबी इंटरमीडियरी, एक्ट एज अ इश्यू मैनेजर, क्योंकि इश्यू करने का पूरा मैनेजमेंट। इन्वेस्टमेंट बैंकर, और क्या लिखा है, लीड मैनेजर, सारे काम यही करता है बच्चा। सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट बच्चा फॉर दी इश्यूएंस, इस बंदे के पास जाओ, ये पूरा का पूरा इशू का काम देख लेगा। न्यू सिक्योरिटीज को लेकर बच्चा कनेक्ट, कोऑर्डिनेट अदर मीडिएटर, रजिस्ट्रार, ब्रोकर, बैंक, अंडरराइटर, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इंटरमीडिएट तो है। काम बताओ, रेटिंग देती है किस रिगार्ड में, कि कंपनी की क्रेडिटेबिलिटी, इंसॉल्वेंसी, सॉल्वेंट है कि नहीं, इंसॉल्वेंट है या फिर जो भी है, ठीक है। चलो बच्चा, यहाँ पे सारे घिसे पिटे टर्म्स आपको समझ में आ गए, कुछ नया नहीं था, सब पड़ी हुई चीजें थी, ठीक। अब इसके बाद बच्चा आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना है। हेडिंग क्या है बच्चा? चलिए मार्जिन समझते। नॉर्मली मार्जिन से दिमाग में क्या क्या क्लिक होता है बता दो। चलो बच्चा, मार्जिन कॉन्सेप्ट समझना है तो चलो आ जाओ और थोड़ी सी गहराई में चले। जब भी हम मार्केट में, जब भी हम क्या करते हैं बच्चा, मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडिंग करने के कितने तरीके हैं बच्चा? दो तरीके। एक तरीका है कैश, तुरंत तुरंत खरीदा बेचा, कैश दो खत्म। अगर पहला कैश है तो दूसरा क्या होगा? क्रेडिट होगा। पहला कैश है तो दूसरा क्या होगा? क्रेडिट। हमने कहा भैया T+2 कॉन्सेप्ट है, इस T+2 में हमें क्या करना है? तुरंत खरीदा और ऑन स्पॉट हमने पैसे दे दिए, 2 दिन के अंदर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सेटल कर देगा। क्लियर है? मार्जिन ट्रेडिंग ठीक, इसका क्या होगा? ऑपोजिट। ये कैश में डील कर रहा है तो ये क्रेडिट में डील कर रहा है। हमारी कंपनी, मुझे कंपनी में पैसा लगाना है, मुझे कंपनी में पैसा लगाना है। अब भैया मुझे पैसा लगाना है और पैसे लगाने के लिए मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है, तो मैंने क्या किया? ब्रोकर के थ्रू जा रही हूँ। किसके थ्रू जा रही हूँ? ब्रोकर के थ्रू। ब्रोकर के सामने हाथ जोड़ लिए और बोल दिया भाई एक काम कर, अभी तू पैसे लगा ले और मैं तुझे दे दूंगा, मैं तुझे दे दूंगा। ब्रोकर भी बच्चा कुछ एक मार्जिन लेकर चलेगा, ब्रोकर भी क्या करेगा? थोड़ा बहुत मार्जिन लेकर चलेगा। वो पूरा का पूरा पैसा खुद लगाने वाला नहीं है, थोड़े बहुत तो आपसे लगवाएगा। कभी भी ऐसा होता है क्या? तो क्या पूरी की पूरी उधारी दे दी जाती है? नहीं। बैंक भी क्या बोलता है कि भैया थोड़ा पैसा खुद लगाओ, थोड़ा हम लोन देंगे, ऐसा ही होता है। मैं अगर प्रॉपर्टी खरीदने जा रही हूँ तो 100% लोन मिल जाता है क्या? 100% पूरी पूरी उधारी मिलती है? कभी नहीं, 1% डिसाइड होता है। तो इन शॉर्ट, ट्रेडिंग या तो हम कैश में कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा है, या फिर बच्चा पैसे की शॉर्टेज है तो हमने ब्रोकर से क्या कर दी बच्चा? डीलिंग कर दी कि भैया हम उधारी में अभी खरीद रहे, हम बाद में पे ऑफ कर देंगे, हम बाद में पे ऑफ कर देंगे। अभी कैश और मार्जिन समझ में आया। अब थोड़ी गहराई में जाएंगे, डाउट पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी इतना समझा ही नहीं है, ठीक है। कैश ट्रेडिंग की बात हो रही है, एक कैश अकाउंट होता है। ध्यान देना बच्चा, जब भी हम करते हैं ट्रेडिंग तो बस डीमैट अकाउंट नहीं खुलता है, आपकी सेविंग अकाउंट से, सेविंग बैंक अकाउंट बोलो, ठीक है, या फिर सेविंग अकाउंट बोलो, इस बैंक अकाउंट से भी आपके डीमैट अकाउंट को लिंक कर दिया जाता है, ताकि ब्रोकर को बार बार आपके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, सीधा आपके बैंक से क्या कर दिया जाएगा? डिडक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो दैट वाज कैश अकाउंट, दैट वाज बैंक अकाउंट, दैट वाज सेविंग अकाउंट, जो पैसे तुरंत जा रहे। The name suggests in a type of account in which you pay full amount of the stock you buy. तुरंत रिलायंस कंपनी के मुझे शेयर्स खरीदने थे, मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट, मैंने खरीद लिया, दैट वाज कैश ट्रेडिंग। चलिए मार्जिन अकाउंट, मार्जिन अकाउंट ऑन द अदर एंड इज द अकाउंट फॉर विच योर ब्रोकर, ब्रोकर क्या करेगा बच्चा? उधारी देगा। ब्रोकर आपको क्या देगा? उधारी देगा। मैं ब्रोकर से ही बोलूंगी ना, मुझे रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, ब्रोकर थोड़ी सी उधारी दे दे, मतलब तू पैसा लगा ले मेरे बदले में और शेयर खरीद के रख। लेकिन ब्रोकर, बैंक जब भी लोन देता है तो कुछ ना कुछ गिरवी रखवाता है, कोलेट्रल।
तो भैया ब्रोकर क्या कह रहा है, ब्रोकर क्या कह रहा है, भैया मैं तो उधारी दे दूंगा, तो ये भी एक सिक्योरिटी रखेगा। सिक्योरिटी में क्या रखेगा, वही रिलायंस कंपनी के शेयर जो खरीद रहा है हमारे लिए। बात समझ में आ गई। डिमेट अकाउंट तो उसी के पास है ना। वो कह रहे हैं भैया इस डिमेट अकाउंट से मैं आपको एक शेयर निकालने नहीं दूंगा, क्योंकि ये खरीदा मेरे पैसों से गया है, जो मैंने आपको उधारी दिया है। तो मैं उधार जो दूंगा उसके बिहाफ में कुछ कोलेटरल तो रखूंगा। वो कोलेटरल सिक्योरिटीज वही कंपनी, रिलायंस कंपनी के शेयर्स है। क्या ये बात समझ में आई, पहले बताओ। तो ब्रोकर उधारी देगा यू टू बाय अ स्टॉक। द ब्रोकरेज यूज योर अकाउंट, वो क्या करेगा, अपना ब्रोकरेज वगैरह यूज करेगा, जो भी वो अपना पर्सनल पैसा लगाएगा, ठीक है। और एस क्या लिखा है, सी यहाँ पे शिफ्ट हो गया, कोलेटरल लिखा है, ठीक है। कोलेटरल फॉर दैट लोन, कोलेटरल में क्या रखा होगा, वही शेयर रिलायंस कंपनी के जो उसने उसके बिहाफ में खरीदा है। बैंक भी तो ये कहती है, मुझे घर खरीदना है, मैंने बैंक से लोन लिया, मुझे घर खरीदना है, मैंने लोन लिया, तो उस घर के प्रॉपर्टी के पेपर किसके पास होते हैं, बैंक के पास। बैंक कह रहा है चुका, मैं नहीं चुका पाऊंगी तो वो पेपर उन्हीं के पास है, बेच के रिकवर कर लेगा। मुझे मेरा ब्रोकर बोलेगा शेयर के पैसे चुकाओ, चुका दिए तो बढ़िया, शेयर्स मेरे, नहीं चुका पाई तो वो शेयर्स ब्रोकर के ही हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। लेकिन प्रॉपर्टी के ना रेट तो बढ़ते ही रहते हैं अक्सर, 99% केसेस में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ते ही हैं, लेकिन शेयर के रेट थोड़े कभी कभार कम भी हो जाते। तो ब्रोकर एक बहुत बड़ा रिस्क लेता है, लेकिन ब्रोकर भी बहुत स्मार्ट है, उसके भी टर्म्स एंड कंडीशन है। तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि जब वैल्यू कम हो जाएगी तब क्या करेगा, कोलेटरल सिक्योरिटीज तो भैया कम पड़ गई, लोन ज्यादा का दे दिया, मार्केट में पहले वैल्यू ज्यादा थी, अब कम हो गई, तो क्या करेगा, उसके लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आगे चलकर पड़ेंगे। ब्रोकर बुद्धू नहीं है। बात समझ में आई। चलो, लेकिन हाँ रिस्क तो है, उसने एक बड़ा रिस्क लिया है, ऑन विच यू ओन द इंटरेस्ट योर ब्रोकर। तो आ जाइए, अब अगर मैं मार्जिन समझा रही हूं तो दो टाइप की ट्रेडिंग मैंने बताई, एक बताई कैश ट्रेडिंग और दूसरी मार्जिन ट्रेडिंग। यहाँ कैश ट्रेडिंग की बात नहीं हो रही है, लेकिन क्योंकि मुझे आपको मार्जिन ट्रेडिंग समझाना था इसलिए मैंने पहले आपको कैश ट्रेडिंग समझाया। यहाँ पे वन एंड ओनली किसकी बात हो रही है, मार्जिन ट्रेडिंग, ठीक है। आज द अमाउंट ऑफ द क्रेडिट अ ब्रोकर या फिर लेंडर क्या करे बच्चा, एक्सटेंड टू अ कस्टमर, कस्टमर कौन है, वो इन्वेस्टर, फॉर द स्टॉक परचेज। फर्स्ट टू लाइन में बोल रखा है एडवांस पेमेंट किया जा रहा है बच्चा, क्या किया जा रहा है बच्चा, ब्रोकर आपके बिहाफ में, ब्रोकर आपके बिहाफ में शेयर्स खरीदता है कस्टमर के बिहाफ में, तो उसे हम बोलते हैं मार्जिन ट्रेडिंग। मार्जिन ट्रेडिंग, यहां तक चीजें समझ में आई। उधारी में इन्होंने कहा दो टाइप के मार्जिन होते हैं, एक होता है इनिशियल और दूसरा होता है मेंटेनेंस। इनिशियल और मेंटेनेंस, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में मैंने शेयर्स खरीदे, स्टार्टिंग में मैंने शेयर्स खरीदे, मैंने 10,000 के शेयर्स खरीदे, पूरा 10,000 फाइनेंस नहीं करेगा, वो कहेगा भैया 5,000 अपने लगा ले। 5,000 का कैश मैंने दिया और बाकी 5,000 का कैश किसने दिया, ब्रोकर ने मेरे बिहाफ में। मेरे डिमैट अकाउंट में कितने के शेयर्स हैं, 10,000। मेरे डिमैट अकाउंट में कितने के शेयर्स हैं, 10,000। 5,000 मेरे लगे और 5,000 ब्रोकर के। ब्रोकर ने इस 10,000 के शेयर्स को क्या कर दिया, अपनी सिक्योरिटी मान लिए। यहां तक चीजें क्लियर है। इनिशियल मार्जिन मतलब जो स्टार्टिंग में दिया जाता है, ठीक है, जो स्टार्टिंग में दिया जाता है। स्टार्टिंग में 10,000 की वैल्यू 10,000 थी, आगे चल के इन शेयर्स की वैल्यू मार्केट में कम हो गई, बढ़ गई, तो भैया ब्रोकर खुश होगा ना कि भैया मेरे पास कोलेटरल सिक्योरिटीज में ज्यादा प्राइस के शेयर्स रखे, वो तो खुश है, उसे टेंशन नहीं है, वो टेंशन फ्री है। मार्केट में मान लो बच्चा ये 10,000 की जो शेयर्स थे कितने के हो गए, तो इन्वेस्टर की औकात बढ़ गई और पैसे मांगने की। वो क्या कहेगा कि भैया कोलेटरल सिक्योरिटी में क्या रखा है, 20,000, थोड़ी सी और उधारी दे दे। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या थोड़ी सी और उधारी दे दे। ये जो घर है, चलो घर का एग्जांपल लेते हैं, शेयर्स को छोड़ो, है ना, जहां शेयर्स आते हैं वहां थोड़ी सी बत्ती गुल हो जाती है, लेकिन प्रॉपर्टी को लेकर हम समझते हैं, क्योंकि भैया बचपन से समझते हैं प्रॉपर्टी क्या चीज है। मैंने 1 करोड़ का, रुको अभी पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझा है, एक एग्जाम्पल जो मैंने बोला उसको मैं बस समझा दूं, फिर मैं आगे कनेक्ट करूंगी। मेरा घर था 1 करोड़ का, मैंने बच्चा बस 10 लाख का लोन लिया। क्या और लोन ले सकती हूँ, कभी भी सेम बैंक आकर मुझे दे देगा, कहेगा भैया आधा तो नहीं रखूंगी ना गिरवी, पूरा घर गिरवी रखूंगी, क्या मैं आगे चल के और 10 लाख का लोन ले लूंगी क्या बैंक से, हाँ आराम से। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों, और ले सकती हूँ, हाँ 30 लाख हुआ है अभी तक, मैंने जो आपके पास गिरवी 10 30 लाख होता है, ठीक है। तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मैंने गिरवी रखी है और 10 लाख का लोन लिया है,
तो क्या मैं और लोन ले सकती हूँ? हाँ, मैंने आपको बस अभी यही बताया, जो मेरे शेयर्स थे कितने के थे बच्चा? 10,000 के थे। मार्केट में इसकी वैल्यू बढ़ गई, कितने की बढ़ी? 10 का कितना हो गया? 20। और मैंने तो उधारी कितने की ली थी? 5 की ली थी यार, ज्यादा नहीं ली थी, 5 की ली थी। ये था ना उधार, बाकी तो मेरा पैसा भी लगा है। तो मुझे अगर और उधारी लेनी है तो ब्रोकर क्या मुझे और उधार दे देगा? हाँ, बात समझ में आ गया। बैंक जैसे घर में और लोन दे रहा था, तो ये ऐसी बात करे, समझ में आया? चलो, यहाँ पे उन्होंने ये बोला इनिशियल मार्जिन मतलब जो स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम मैंने शेयर्स खरीदा, उधारी ली, बात समझ में आ गई, तो वो मेरी क्रेडिटेबिलिटी देखकर कहेंगे ठीक है मैं 5,000 तो देने को तैयार हूं। लेकिन जब देखा कि मार्केट में इसकी सिक्योरिटीज ज्यादा महंगी हो गई है, तो वो और भी लोन दे सकता है। चलो थोड़ा सा ऑपोजिट करते हैं, ये 10,000 की जगह क्या हो गया? वैल्यू क्या हो गई? टेंशन होगी ब्रोकर को, भाई हम 5,000 की उधारी थी, अभी भी रिकवर वैसे हो सकता है, लेकिन मान लो बच्चा 2,000 हो गई, बहुत टेंशन में आ गया। तो बच्चा इनिशियल मार्जिन तो वो 10,000 वाला एग्जाम्पल है। मेंटेनेंस मार्जिन मतलब इन्होंने कहा भैया 10,000 की सिक्योरिटी जो गिरवी तो कितनी हो गई? 2,000 हो गई। प्लीज मेरी जितनी उधारी है या तो उसे चुका दो, या तो इसे क्या करो? मेंटेन करो। मेंटेन करो मतलब मेरी 5,000 तक की शेयर की सिक्योरिटी तो आपको रखना पड़ेगा, और पैसे दो। क्या ये बात समझ में आ रही है? चुकाओ। कितना चुकाना पड़ेगा? उधारी कितनी की है? कायदे से मुझे पूरे 5,000 दे दो। कितने दे दो? 5,000। 2,000 की सिक्योरिटी बेच के रिकवर कर लूंगा, 3,000 और दो। क्या बात समझ में आ रही है? वो कहेगा कि इस वैल्यू को मेंटेन कर कर रखो, इस वैल्यू को क्या करो? मेंटेन करके रखो। मेंटेन करके कैसे रखना पड़ेगा? या तो आप 3,000 कैश देके नक्की करो, उधार चुका दो, या तो आप क्या करोगे बच्चा? अकाउंट में और दूसरी सिक्योरिटीज डालो, जिससे जिससे उसकी 5,000 की जो सिक्योरिटी है, कोलेटरल सिक्योरिटी है, वो बराबर हो जाए, वो बेच के निकाल लेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो दो टाइप के मार्जिन होते हैं, एक है इनिशियल मार्जिन और दूसरा क्या है? मेंटेनेंस। चलो एक बार रीड करें। इनिशियल मार्जिन मतलब मिनिमम अमाउंट कैलकुलेटेड, वो स्टार्टिंग में जो कैलकुलेट करेगा एज अ परसेंटेज ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू। जैसे 10,000 थी, उसने कहा मैं 5 दे रहा हूँ, आप 5 दो। प्लेस्ड बाय द बच्चा क्लाइंट को बोल दिया जाएगा इतना इतना, विद द ब्रोकर बिफोर द एक्चुअल परचेज। जब एक्चुअल परचेज होता है उस टाइम पे वो कैलकुलेट करते हैं क्या कितना होना है। द ब्रोकर में एडवांस द बैलेंस अमाउंट, वो पहले से ही बैलेंस अमाउंट चुका देगा, मीट द फुल सेटलमेंट ऑफ द ऑब्लिगेशन। दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग वो एक अमाउंट दे रहा है इनिशियली, जिसके लिए वो सिक्योरिटी भी होल्ड कर रख लेगा। मेंटेनेंस मार्जिन मतलब मिनिमम अमाउंट जो बच्चा लास्ट ट्रेडिंग डे क्लोजिंग प्राइस, वो क्या देखेगा बच्चा? जब प्राइस क्लोज हो रही है, टू बी मेंटेन बाय द क्लाइंट विद द ब्रोकर। हमेशा ध्यान रखना है क्लाइंट को क्या ध्यान रखना है? वो अमाउंट मेंटेन करके रखना है। अगर ज्यादा हो गया है तो क्या मेंटेन करने की जरूरत है? नहीं, उल्टा वो और उधारी मांग सकता है। जरूरी नहीं है मांगे, लेकिन मांग तो सकता है। लेकिन अगर कम हो गया तो हमेशा उसको क्या करना पड़ेगा? उस वैल्यू को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। इसलिए नाम ही क्या है बच्चा? मेंटेन। यहां तक बात समझ में आई? फिर लिखा है व्हेन द बैलेंस डिपॉजिट, बैलेंस है, बैलेंस कितना था मेरे एग्जांपल के अकॉर्डिंग? 2,000 वैल्यू हो गई थी, तो वैल्यू कितनी होनी थी? 3,000। When the balance deposit in the client margin account, क्या लिखा है बच्चा? जो भी बैलेंस है नीचे हो गई है। मेंटेनेंस मार्जिन, द ब्रोकर क्या लिखा है? promptly make margin call, तुरंत कॉल करेगा और अपना मार्जिन अमाउंट बुलवाएगा, बोलेगा भैया 3,000 का शॉर्ट हो रहा है, ठीक है, 3,000 का क्या हो रहा है? शॉर्ट हो रहा है। However, no further exposure, ब्रोकर साफ साफ बोल देगा भाई मैंने एक शेयर तेरे बिहाफ में अब नहीं खरीदने वाला, तेरी ट्रेडिंग में रुकवा दूंगा, जब तक मुझे क्या ना मिले? मेरे वो 3,000 का सेट ऑफ ना मिले। बी ग्रांटेड टू दी क्लाइंट ऑन द बेसिस ऑफ एनी ऑफ द इंक्रीज इन द मार्केट वैल्यू। कोई नहीं, ध्यान देते रहो। ब्रोकर में लिक्विडेट कब लिक्विडेट करेगा? पैसे नहीं दे रहा, द सिक्योरिटी द क्लाइंट फेल टू मीट द मार्जिन कॉल, कॉल कर कर बुलाया जाएगा, पैसे दो पैसे दो पैसे दो, नहीं देगा तो अब वो बेचेगा और लिक्विडेट करेगा। Broker may also liquidate the security in case of client deposit in the margin account.
आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ द मार्केट टू मार्केट लॉस, वो अब देखेगा मार्केट में कितना क्या लॉस है, एट द एंड तो वो बेचेगा, लेकिन ब्रोकर ने भी एक रिस्क तो लिया है। मान लो वो कह रहा है नहीं मैं नहीं देने वाला, अब उसको 2,000 बेचकर तो 3,000 का उसको लॉस हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। इसी चीज का तो उसने क्या लिया था, रिस्क लिया था, लेकिन कमीशन भी ले लिया था पहले, ठीक है, कमीशन भी लेके बैठा है। फॉल क्या कर दिया उन्होंने, क्या बोल दिया है, कब तक वो रिस्क लेगा, ध्यान देना, जैसे प्राइस 30% लॉस हुआ है तुरंत कॉल कर देना, या फिर और लेस मार्केट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल 10,000 की चीज 30% लॉस कितना होता है, 3,000 कम हो गया, मतलब 7,000। जैसे ही 7,000 आए तो खतरे की घंटी बजना चालू हो जाएगी ब्रोकर में। ब्रोकर क्या कहेगा कि भैया आपकी वैल्यू कम होती जा रही है, 30% या उससे कम होती जा रही है। बच्चा इन्होंने कहा अगर 10% होता है तो मार्केट तो वैसे फ्लक्चुएट होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 20% में भी घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत कब पड़ेगी, जब, तो उन्होंने बस एक क्राइटेरिया बता दिया है कि ये सारी दिक्कतें, ठीक है। फिर क्या लिखा है बच्चा, ब्रोकर डिस्क्लोज टू द स्टॉक एक्सचेंज, क्या ब्रोकर डिस्क्लोज करेगा किसको, स्टॉक एक्सचेंज को, डिटेल्स किसकी, क्लाइंट की। इस क्लाइंट ने धोखा दिया है, इस क्लाइंट ने क्या दिया है, धोखा दिया है। क्लाइंट यूनिक आइडेंटिफिकेशन, इसका एक जो नंबर था, नेम ऑफ स्क्रिप्ट, कौन से शेयर्स के साथ, ब्रोकर हैज बोरोड फंड, बच्चा ऑन और आफ्टर जो भी टाइमिंग दे रखा है फॉलोइंग डे। इन्होंने कहा भैया कंप्लेन करनी है तुमको कि ये नालायक है, ताकि अब ये मार्केट में फिर से एंट्री ना करे। स्टॉक एक्सचेंज डिस्क्लोज द स्क्रिप्ट आउटस्टैंडिंग इन द मार्जिन अकाउंट ऑल द ब्रोकर, वो मार्केट में दूसरे ब्रोकर को फैला देगा। मेरे साथ धोखा हुआ, निशिका ने मेरे साथ धोखा किया, मैंने इन्फॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज को पहुंचा दी, स्टॉक एक्सचेंज ने तुम सब तक ब्रोकर तक पहुंचा दी। बात समझ में आ गई? फटाफट वन रीड करो और मुझे बताओ कहाँ डाउट है, रीड करो। उसका मतलब होता है बच्चा पॉज करना, है ना। एक बार लाइन रीड करो और मुझे बताओ, पूरा रीड करो। चलिए नेक्स्ट हेडिंग, ये सुना सुना सा है, वेरी गुड, चलो पढ़ा है पढ़ा है। मुझे पता चल गया कि वहां पढ़ा था और याद आ गया है। चलो अब देखते हैं किसको कितना याद है। बुक क्लोजर या फिर रिकॉर्डेड डेट। चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो बुक क्लोजर नाम से ही समझो हमारी बुक क्लोज हो गई है, हमारी बुक को हमने कुछ टाइम के लिए क्लोज कर दिया है, या फिर मैं बोलूंगी एक डेट है जिसको हमने रिकॉर्ड कर लिया है, एक ही बात है। बच्चा होता क्या, आप सबको मालूम है कि लिस्टेड कंपनी है, आए दिन हमारे शेयर होल्डर बदलते रहते हैं। अब ये शेयर होल्डर इतने बदलेंगे और कंपनी को देना है डिविडेंड, तो भैया किस दिन किसको डिविडेंड दे, तो एक डेट डिसाइड कर ली, एक डेट डिसाइड कर दी, इस डेट को जो कंपनी का शेयर होल्डर होगा उसको डिविडेंड मिलेगा। तो क्या मैं इसे रिकॉर्ड डेट बोल सकती हूँ, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि उस दिन हमने बुक को क्लोज कर लिया, जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ट्रांसफर करने के, खरीदने बेचने के, ये हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, थोड़े टाइम के लिए वो रुक जाएगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, बुक को बंद कर दिया है, ठीक है। आज जितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो होते जाए, लेकिन वो बुक में एंट्री होगी नहीं, कल से एंट्री हो जाएगी, कल से एंट्री हो जाएगी, दैट वाज बुक क्लोजर। तो एक्चुअल में बुक क्लोजर एक पीरियोडिक क्लोजर है, जो बुक से मतलब हमारा क्या बच्चा, रजिस्टर ऑफ मेंबर, मेंबर कौन है इस कंपनी का, किसको डिविडेंड मिलना चाहिए, किसको बोनस मिलना चाहिए, ये सारी चीजें डिसाइड हो रही है। ट्रांसफर बुक टू टेक अ रिकॉर्ड ऑफ अ शेयर होल्डर, अब शेयर होल्डर को हमें देना क्या है, डिविडेंड, या फिर क्या देना है, बोनस, या फिर क्या देना है, राइट शेयर। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देते राइट शेयर्स, राइट इशू, तो कौन है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, इतने फ्लक्चुएशंस हैं, या फिर बच्चा एनी अदर राइट्स। तो इन शॉर्ट यहाँ पे ये बोल रहे हैं कंपनी को इतनी सारी चीजें देनी होती है शेयर होल्डर को, और उनको दिक्कत होती है कि भैया दे तो दे किसको, इसीलिए कुछ टाइम के लिए बुक को बंद कर दिया जाता है, ताकि आइडेंटिफाई कर सके कि हमारा अभी इस ड्यूरेशन में जिसे हमें राइट देना है वो कौन से शेयर होल्डर्स को देना है। क्लियर कॉन्सेप्ट? हाँ उसकी किस्मत खराब, क्योंकि वो रिकॉर्ड डेट में देखा जाएगा, क्योंकि ऐसे तो कितना ही क्या ही करे, है ना। तो रिकॉर्ड डेट एक तरीके की बस डेट है, ठीक है, विच द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी आर क्लोज्ड, ठीक। अब इन्होंने दो चीजें बताई है, एज पर कंपनीज एक्ट भी बताया है, आपने कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं पढ़ा है, ठीक है, और एज पर एलओडीआर। कंपनीज एक्ट के हिसाब से उन्होंने बोल दिया कि पूरे साल भर में कितने टाइम तक आप बुक को क्लोज कर सकते हो। इन्होंने कहा कि भैया पूरे साल भर में अगर आपको ये सारी चीजें देनी, कभी आपको डिविडेंड देना है, कभी राइट इशू देना है, या फिर कोई भी बोनस या फिर अदर,
ये सारी चीजें देने के लिए आप 45 डेज से ज्यादा बुक को क्लोज नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो साल भर में 45 डेज आप कभी भी बुक को बंद कर सकते हो, लेकिन नॉट मोर देन 30 डेज एट वन टाइम, एक बार में। अगर आपको एक बार में क्लोज करना है तो मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है? 30 डेज। फॉर एग्जाम्पल आज की डेट बताओ, इन्होंने कहा भैया आपने डिसाइड किया 6 फेब को बंद करना है आपको ये बुक को, ठीक है, आपको बहुत सारे काम करने, तो आप 6, 7, 8, 9 कंटिन्यूसली अगर बंद करना चाहते हो तो मैक्सिमम कंटिन्यूसली 30 डेज। लेकिन अभी भी आपके पास एक्स्ट्रा कितना बचे? 15 दिन बचे हैं। तो 15 दिन एक एक करके भी कर सकते हो बच्चा, एक बार में भी कर सकते हो, लेकिन एक बार में कभी भी 45 डेज यूज नहीं कर सकते। क्या है बात समझ में आ रही है? मतलब सवा मंथ के लिए आपने बंद कर दिया पूरा का पूरा बच्चा, एक बार में ऐसा बंद नहीं करेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है 30 डेज मैक्सिमम बोल दिया तो आपको 30 दिन के लिए बंद करना है। ये आपको क्या कह रहे हैं? मैक्सिमम ड्यूरेशन दे रहे। पूरे साल भर में कितना? 45। एक स्पैम में कितना? 30 डेज। क्लियर है बच्चा? लेकिन गिविंग अप प्रीवियस नोटिस ऐसे ही बंद नहीं करोगे, पहले नोटिस दे दो। नोटिस में बताओगे इस रिकॉर्ड डेट में ये दिन हम बंद कर रहे हैं, मतलब सबको इन्फॉर्म होना चाहिए। लेकिन ये एडवर्टीजमेंट के थ्रू बताओगे, कौन से? वर्नाकुलर। बंद कौन कर रहा है? हमारी कंपनी। तो कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, जहां रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उसकी लैंग्वेज में छपवा दीजिए न्यूज़पेपर में, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। साथ में इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी छपवाइए। बात समझ में आ रही है? तो कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि भैया आपको ये सारे राइट्स देने हैं तो बुक को क्लोज कर सकते हो साल भर में पूरा 45 डेज, लेकिन एक बार में करना है तो 30 डेज। अब एलओडीआर की भी बात करेंगे। सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस बोलते हैं कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू गिव, क्या लिखा है? 7 वर्किंग डेज एडवांस नोटिस ऑफ द बुक क्लोजर रिकॉर्डिंग। किसको? स्टॉक एक्सचेंज को। ये हमने एलओडीआर में भी पढ़ा है। तो अभी हमने एक्स्ट्रा क्या पढ़ा? कंपनीज एक्ट के प्रोविजन। बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट है तो पूछो बच्चा। ये कॉन्सेप्ट अब हमें समझ में आ गया। इसके बाद बच्चा आपको एक कॉन्सेप्ट दिख रहा है और बल्क, ठीक है। ये अब थोड़ा सा हल्का सा हैवी, बहुत ज्यादा हैवी नहीं, इसको अभी थोड़ी देर के लिए स्किप करवा दे, ठीक है। इसके बाद वाला टॉपिक बताओ। चलो चुप ना लाए। स्टॉक मार्केट का क्या लिखा है? इंडेक्स। इंडेक्स क्या है बताओ? सेंसेक्स और निफ्टी है। क्या ये सेंसेक्स और निफ्टी? 30 कंपनी का पूरा परफॉर्मेंस और निफ्टी 50 कंपनी का परफॉर्मेंस। तो जनरल बातें में आ जाओ। इंडेक्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइस मूवमेंट, तभी प्राइस मूवमेंट से हमें परफॉर्मेंस पता चलती है बच्चा। स्टॉक मार्केट इंडेक्स एक तरीके से कैप्चर करता है ओवरऑल बिहेवियर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स करता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी करता है। सेलेक्टिंग अ ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ होल दी मार्केट स्पेसिफाइड सेक्टर और सेगमेंट, ठीक है, जो भी सेगमेंट्स होते हैं, सेक्टर्स होते हैं। इंडेक्स इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बेस पीरियड और बेस इंडेक्स वैल्यू, तो इसके कैलकुलेशन होते हैं, अभी देखेंगे। स्टॉक मार्केट इंडेक्स यूजफुल होता है फॉर वेरियस रीजन, अभी रीजन बता दिए उन्होंने। बच्चा हिस्टोरिकल कंपैरिजन कर पाते हो? पहले क्या हुआ करता था, आज कितना हो गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स बहुत वैल्यू बढ़ चुका है, नेशनल का बढ़ चुका है, लेकिन पुराना कौन सा है मुझे बताओ? बॉम्बे। अभी देखा था हमने, देश आजाद भी नहीं हुआ था तब से चल रहा है वो, ठीक है। 1992 में फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया। तो बच्चा ऑब्वियसली वैल्यू भी अभी इंडेक्स वाइज ज्यादा किसकी है? बॉम्बे की है, ज्यादा पुराना है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। यूज एज अ स्टैंडर्ड अगेंस्ट दी कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द इक्विटी फंड। इस इंडेक्स से ये यूज होता है, इंडिकेटर है एक तरीके से, ओवरऑल इकोनॉमी की परफॉर्मेंस पता चलती है इससे। रिफ्लेक्ट करता है, अप टू डेट करता है इंफॉर्मेशन। अपने आप टॉप 30 कंपनीज चेंज होती जाती है, मालूम है ना, जो भी जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। मॉडर्न फाइनेंशियल एप्लीकेशन सच एक्स, क्या लिखा है? इंडेक्स फंड, और क्या लिखा है? इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन प्ले इंपॉर्टेंट रोल फाइनेंशियल सिस्टम और रिस्क मैनेजमेंट। इंडेक्स फंड, इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शन, अभी फ्यूचर ऑप्शन डेरिवेटिव अभी पढ़ना बचा है। ये सारी चीजें बच्चा आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी जब वो प्रैक्टिकल वो थ्योरीज और वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। इन्होंने कहा चलो बेस समझते, किसका बेस समझते बच्चा? सेंसेस। सेंसेस का समझा रहे मतलब किसकी बात कर रहे होंगे? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। चलिए सेंसिटिव, क्या लिखा है बच्चा? सेंसिटिव इंडेक्स।
एक्चुअल में सेंसेक्स ना शॉर्टकट है, मालूम है? सेंसेक्स क्या है बच्चा? शॉर्टकट है। सेंसेक्स लिखा है, समझो अब, वेरी गुड। सेंसिटिव पूरा फुल फॉर्म बोलू तो वो क्या बचा? सेंसिटिव इंडेक्स। अब ध्यान देना, सेंसिटिव इंडेक्स में से ये ईएक्स कहां से लिया होगा? इंडेक्स का ईएक्स ले लिया है। इंडेक्स का क्या ले लिया है? ईएक्स। बाकी जो ये लिखा है ना एसईएनएस, ये एसईएनएस सेंसिटिव का सेंस ले लिया है और फिर क्या ले लिया? तो सेंसेक्स जो है ना बना किससे है? सेंसिटिव इंडेक्स से। तो सेंसेक्स शॉर्टकट है, समझ में आया? पक्का। जैसे निफ्टी भी है ना, निफ्टी भी क्या है? नेशनल 50 है। हाँ ना, ई, अच्छा तो चलो, सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो सेंसेक्स क्या है? सेंसिटिव इंडेक्स इज अ स्टॉक मार्केट इंडेक्स। इंडिकेटर किसका? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जनरल बातें, फर्स्ट पब्लिश 19, कितनी कंपनीज का इंडेक्स है? 30 कंपनीज का। 30 कंपनीज की क्या पता चलती है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कैलकुलेट जब करते हैं ना बच्चा तो क्या लिखा है? मेथड्स होती हैं। इन्होंने कहा सेंसेक्स को कैलकुलेट करने की एक वैल्यू आती है ना बच्चा, पहले 100 से चालू हुआ था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जब चालू हुआ था तो 100 रुपए की वैल्यू से चालू हुआ था। धीरे 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 आज उसका वैल्यूएशन बच्चा बहुत ज्यादा हो गया, 50 से भी ऊपर हो गया बच्चा। तो इन्होंने कहा ये जो कैलकुलेशन होता है, सेंसेक्स को जब कैलकुलेट किया जाता है तो एक मेथड से किया जाता है। उस मेथड का नाम क्या बच्चा? फ्री फ्लोटेड मेथड। बात समझ में आ रही है? इन्होंने कहा चलिए हम आपको सिखाते हैं सेंसेक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सेंसेक्स को कैलकुलेट किया जाता है बच्चा मार्केट कैपिटलाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन? वेरी गुड बच्चा, मार्केट कैपिटलाइजेशन वर्ड इससे पहले भी कुछ चैप्टर में आया था। मार्केट की वैल्यू, पूरा का पूरा उसका कैपिटलाइजेशन। इन्होंने कहा मल्टीप्लाई बाय ऑल द शेयर इशूड बाय द कंपनी विद द प्राइस ऑफ इट्स स्टॉक। ये क्या बोल दिया? फ्री फ्लोटेड फैक्टर। ये सब अजीब अजीब सी बातें। तो चलो थोड़ा सा एक एग्जांपल है, समझेंगे। ये हमारी एक कंपनी है, ये हमारी एक कंपनी है एक्स, ठीक है? इस कंपनी के टोटल शेयर्स, छोटा एग्जांपल है, इस कंपनी के टोटल शेयर्स कितने बच्चा? 250। बच्चा जब इनके शेयर्स देखे गए तो हमने देखा 200 शेयर्स किसके पास है? जनरल पब्लिक के पास। और जो 50 शेयर्स है वो किसके पास है? मैनेजमेंट। तो क्या कंपनी के कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है? ये बोल सकते हैं। समझना, कंपनी के टोटल शेयर्स कितने? 250, जिसमें से 200 शेयर्स किसके पास है? जनता के पास। और बाकी 50 किसके पास है? मैनेजमेंट के पास। प्राइस पर शेयर की बात करें, ये नंबर ऑफ शेयर्स है। ये क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स। ये बोल रहे एक प्राइस, एक शेयर की प्राइस कितनी है? 200। अब ये क्लियर है? टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी, कंपनी का अगर टोटल वैल्यू देखूं तो बच्चा नंबर ऑफ शेयर्स 250 थे, एक शेयर की वैल्यू 200, तो कितना आ गया बच्चा? 50,000। ये हमारी कंपनी की टोटल वैल्यू है। फ्री फ्लोटेड, मार्केट में कितने शेयर्स फ्रीली फ्लोट कर रहे? कितने हो रहे हैं? 200 शेयर्स, क्योंकि जनता के पास कितने हैं? ये बात समझ में आ रही है? तो फ्रीली मार्केट में शेयर्स कितने फ्लोट हो रहे हैं? 200। ये 200 कहां से समझ में आया? जनता के पास। बाकी 50 तो प्राइवेट, एक तरीके से मैनेजमेंट के लोगों के पास है। तो फ्रीली फ्लोटेड का मतलब समझ में आया। तो जब हमने ये समझा कि जब हम सेंसेक्स का कैलकुलेशन करते तो हमारी मेथड का बेस क्या होता है? फ्री फ्लोट मेथड। मतलब हम ये देखेंगे मार्केट में जो शेयर्स है उनकी वैल्यू देखेंगे, मैनेजमेंट वालों को हम देखेंगे नहीं। कंपनी की जब टोटल वैल्यूएशन करेंगे तो हमें आ रहा है 50, लेकिन जब फ्रीली फ्लोटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट में कितने शेयर्स फ्रीली फ्लोट हो रहे, तो हमारी वैल्यू क्या होगी बच्चा? 40। 50 और 40 में डिफरेंस समझ में आया? आया? आया नम्रति? आया? चलो, तो अब समझो, इन्होंने कहा सेंसेक्स का अगर कैलकुलेशन करना है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिस में। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन में जो लिखा है ना उन्होंने, मल्टीप्लाइंग ऑल शेयर इशूड बाय द कंपनी विद द प्राइस ऑफ इट्स स्टॉक, इनका मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब मार्केट में जो शेयर्स है। समझ में आया? फ्री फ्लोटेड फैक्टर को ध्यान रखना, फ्री फ्लोटेड मेरे एग्जांपल में कितने थे? 200 थे। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। इन्होंने बस तरीका बताया, ये जो मैंने तुम्हें स्टेप बताए ना वही उन्होंने थ्योरी स्टेप फॉर्म में लिख दिया है।
इन्होंने कहा बेस इंडेक्स हमेशा क्या था बच्चा 100। जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कैलकुलेशन चालू किया था तब हमने एक बेस लिया था। जनरली बच्चा लेट हमेशा हम 100 ही लेते हैं, बेस लेते हैं 100। बच्चा दिस हेल्प, इसकी मदद से हम सेंसेक्स को डिटरमाइन करते, मतलब हर कंपनी की जब कैलकुलेशन होती है तो किस बेसिस में होती है, फ्री फ्लोटेड मेथड। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 कंपनी है, इन 30 कंपनी की एक एक कंपनी की परफॉर्मेंस किस बेसिस में होती है, 100 की कंपैरिजन किया जाता है। लेकिन हमेशा वैल्यू में किसको कंसीडर किया जाता है, जनता को, जिसको हम क्या बोलेंगे, फ्री फ्लोटेड मेथड। क्या बताओ, फ्री फ्लोटेड मेथड समझ में आया? कभी कोई प्रैक्टिकल नहीं आता है, थ्योरी आता है। थ्योरी में पूछा जाता है कि भैया हमें सेंसेक्स के बारे में बताओ, खत्म। तो सेंसेक्स क्या होता है बच्चा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स, कब बना, कितनी कंपनीज का है, कैलकुलेशन में हमें मेथड यूज करनी पड़ती है क्या, फ्री फ्लोटेड मेथड। अगर एग्जाम्पल देके खुद समझाना चाहो तो समझा दो, कभी इसमें कोई प्रैक्टिकल आता नहीं है। क्लियर है बच्चा? अब इन्होंने कहा ऐसी निफ्टी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50, इसी को क्या बोलते हैं, 50 का 5 ले लिया और एन का क्या ले लिया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, 50 कंपनीज का है। निफ्टी भी क्या बोलता है, ये भी सेम बोलता है, फ्री फ्लोटेड मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड मेथड, खत्म। इसका बेस, क्योंकि ये बाद में आया था तो इसका बेस कहां से चालू हुआ, 1000 से। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आजादी से पहले का कॉन्सेप्ट था, तो उसका बेस प्राइस हमेशा क्या लेना है, 100। इसका हमेशा बेस प्राइस क्या लेना है, बेस प्राइस मतलब पास्ट प्राइस, बेस प्राइस मतलब पास्ट प्राइस। तो बच्चा पास की प्राइस इसकी हमेशा क्या लेनी है बच्चा, 1000। किसकी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि वो न्यू कंपनी, न्यू स्टॉक एक्सचेंज था। अब इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, निफ्टी क्या दे रखा है बच्चा, 50 इंडेक्स, निफ्टी नेक्स्ट 50। कुछ नहीं, ये इतने ना अंदर अंदर क्राइटेरिया चलते हैं। मैंने आपको बताया था इंडेक्स का भी इंडेक्स होता है, ऑटोमोबाइल का अलग होता है, फार्मास्यूटिकल का अलग, सेक्टर्स होता है अलग अलग, उस हिसाब से। तो उन्होंने कुछ नहीं, बस लिस्ट दे रखी है। इन्होंने कहा मिड कैप, मिडिल वाली, स्मॉल कैप, लार्ज मिड कैप, इन सब के छोटे छोटे इंडेक्स। बताओ यहां तक चीजें समझ में आई बच्चा? यहाँ पे पूरा टॉपिक करते हैं स्टॉक, और हमारी सभा होती है यहाँ पर समाप्त। क्लियर है बच्चा?